लॉ। ये आसान नहीं है, बहुत टफ है ये। अब इसमें गॉस में हमारे पास जो है इसके कुछ लॉ है। अब इसके 3-4 लॉ है इसने फॉलो किए और उसको हम समझा दें। एक तो है इसमें मैक्सवेल इक्वेशन, एक तो आपका मैक्सवेल इक्वेशन है। मैक्सवेल इक्वेशन में पहला है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्टैटिक्स। ये हमारा पूरा इलेक्ट्रो पर है और ये कह रहा है कि हमारे पास ये कोई भी दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस, अगर इसके बीच में रिलेशन जाता है तो ये रिलेशन एक क्लोज लूप में चलता है। ये जो क्लोज लूप में जाएगा तो इसका काम है कि ये पॉजिटिव से बिगिनिंग करती है और नेगेटिव पर एंड हो जाती है। तो इसका आपका इलेक्ट्रो हो जाता है ये E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। दूसरा क्या है? दूसरा है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, METISM। अब ये मैग्नेटिज्म में क्या है? ये हमारे पास मैग्नेट है, ये वाली, ये मैग्नेट है तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये मैग्नेट यहां से तो बिगिनिंग कर रही है और यहां ही एंड कर रही है, ये इस टाइप से। ये अब ये आप एक चीज देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है ये कंटिन्यू, तो इसमें क्या है कि ये यहां से इसने बिगिनिंग किया और ये यहां से ये और ये इसने एंड किया। लेकिन इनसाइड में क्या है कि इनसाइड में ये बिगिनिंग करती है और यहां ये एंड करती है। तो भाई अगर हम इसको P पॉइंट और इसको Q ले लें तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? देखो B और डॉट ds इज इक्वल टू, अगर हम इसको लेते हैं तो पहला कंडीशन तो है P से Q पर, P से Q पर है B डॉट ds प्लस, और दूसरा है Q से P का। अब अगर हम इसका लिमिट चेंज कर दें, लिमिट का रूल ये कहता है कि अगर आपने लिमिट चेंज की है P से Q थी और जब आप इसे Q से P करेंगे तो ये माइनस आ जाता है जब भी। तो यहां हमने देखा अगर हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो B डॉट ds इज इक्वल टू, और ये PQ और ये B डॉट ds और माइनस ये PQ और B डॉट ds। अब देखो ये इससे कट गया, तो इसलिए गॉस लॉ किसी भी मैग्नेट के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 निकलती है। और तीसरा है फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीसरा है हमारा इसमें तीसरा वाला है थर्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक एरिया है और ये किसके बराबर होता है, ये डी फाइव ई अपॉन डी टी के साथ। ये फ्लक्स में चला गया। और चौथा है मैग्नीफाइड, ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। अब मॉडिफाइड एम्पियर लॉ में क्या है, ये इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड है और किसी क्लोज लूप के लिए है। ये इंटीग्रल लूप किसके लिए, किसी क्लोज लूप के लिए। इफ एनी क्लोज लूप ऑफ एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर ने तो कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू गिवन एरिया, यानी कि ये जो हमारे पास है बी डी एस इज इक्वल टू मी नॉट और ये आई प्लस आई डी के साथ डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था कितना, डी फाइव डी इज इक्वल टू, और ये तुम्हारा आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका डिफरेंशियल कर दो तो डी वी अपॉन डी टी, और ये डी क्यू अपॉन डी टी एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका आ गया आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बी अपॉन डी टी। और इसे आप लगा सकते हो, ये बी डॉट डी एस इक्वल टू मी नॉट और ये आई प्लस, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन बी फाइव बी अपॉन डी टी के साथ। ये मॉडिफाइड हो गया एम्पियर्स लॉ। तो ये चार लॉ उसने मैक्सवेल ने अपने बताए थे। पहला गॉस लॉ, जिसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। दूसरा गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में, इसमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। और तीसरा फेराडे लॉ, फेराडे ने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक जो है वो मैग्नेटिक के फ्लक्स के बराबर है रेट पर। और चौथा है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, इसमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होती है। और फ्लक्स से हमने इसको निकाल लिया था कितना, डी फाइव और ये डी वी अपॉन डी टी के साथ। हम इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये चार मॉडिफाइड लॉ इसने फॉलो किए थे और ये चारों मॉडिफाइड आप समझ सकते हो। अब इसमें एक चीज और थी, कल मैंने आपको बताई थी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो इसमें इतना बड़ा था, इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए था, इसमें बहुत सिंप्लीफाई कर दिया उसने। इसलिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये डी आई अपॉन डी एक्स और ये डी वी जेड अपॉन डी टी, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको डिफाइन कर लेंगे। और एम्पियर्स ने अपनी बात में ये कहा था, उसको लिखो, ये है डी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू मी नॉट एप्सिलॉन डी फाइव अपॉन डी टी। तो ये हो गया डी बी जेड अपॉन डी एक्स, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन डी ई बाई अपॉन डी टी। तो ये आपका आ गया डी ई बाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी ई नॉट कॉस एक्स माइनस के सी टी। और दूसरा आ गया डी वी जेड अपॉन डी टी एक्स इज इक्वल टू बी नॉट और ये कॉस एक्स माइनस के सी टी। बराबर करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बी नॉट इज इक्वल टू मी नॉट और ये एप्सिलॉन सी इंटू ई नॉट के साथ। और जब इसे आप लेके आओगे बराबर पर तो ये फैक्टर आ जाएगा बी नॉट इज इक्वल टू मी नॉट एप्सिलॉन सी का स्क्वायर बी नॉट, ये इससे कट गया तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन नॉट
तो देखो ये इतना छोटा हो गया कि उसमें हम सोच रहे थे इतना लंबा चौड़ा उसने किया था। ये एक दो तीन चार पांच छह और 7 8 स्टेप में खत्म कर दिया इसने। उसमें क्या क्या बताया गया था, ये इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको खत्म कर दिया मैंने। अब आपका चलेगा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब रे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम ये जानते हैं कि जो हम लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो वेवलेंथ कितना होता है, ये 10th में पढ़ा होगा रे ऑफ लाइट। उसमें हमारी जो नेचुरल वेव होती है उसकी जो वेवलेंथ कितनी होती है, वो 400 से लेकर और 700 तक होती है। अब उसे समझ लो, ये दो लॉ पर काम करता है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन पर। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो वेवलेंथ स्पेक्ट्रम होता है वो लैम्डा 1 की कितनी 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है। इसे हम लाइट कहते हैं। और इसको हम जब किसी मीडियम से पास कराते हैं, देखो लो, तो ये हमारे पास एक लाइट का वे है, तो एलिमेंट जब उसको कराएंगे तो ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करता है। नंबर 1, ये रे ऑफ लाइट पास्ड बाई लॉ ऑफ एक रिफ्रैक्शन और एक होता है आपका रिफ्लेक्शन। तो पहले हम रिफ्लेक्शन समझेंगे, तो रिफ्लेक्शन को समझ लो पहले। अब रिफ्लेक्शन में क्या है कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और ये एयर है और ये मीडियम। अब कोई भी रे आएगी ऐसे, और ये यहां से आने के बाद अपने नॉर्मल से सीधी बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मीडियम हमारे पास N1 है और इसका मीडियम N2 है, और N1 से N2 की बड़ी है, तो ये बेंड कर जाएगी। तो कोई भी ट्रेवलिंग रे आई A, B और ये C और D, अब ये हमारे पास जब आई A से B, तो ये एंगल इंसिडेंट I हो गया और ये रिफ्रैक्शन एंगल R। जब वो एयर से आती है, एयर टू ग्लास, अब एयर टू ग्लास होगा तो यहां इंसिडेंट एंगल ग्रेटर हो जाएगा R। एक तो ये कंडीशन है। कब? जब ये N1 से N2 बड़ा होगा। और इसी को हम पास करा दें, इसी मीडियम में इसको हम इधर से पास करा दें, तो ये R हो गया, इंसिडेंट एंगल आई, और यहां से ये अब हो जाएगी पूरी। अगर ये N1 है और ये N2 है, तो ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। इस केस में I बड़ा हो जाएगा R से, I बड़ा हो गया R से, और ये A, B और ये C। तो अब यहां हमारे पास I से बड़ा हो गया, I बड़ा हो गया R से, तो इंडक्शन हमारे पास हो गया N2 ग्रेटर है N1 से। तो N2 बड़ा है, N1 से बड़ा है। तो यहां इसलिए ने अपनी बात ये कहा था कि जो भी लॉ हमारे पास फॉलो है, चाहे वो एयर से मीडियम में आता है या मीडियम से एयर में जाता है, तो इसलिए ने अपनी बात में कहा था कि जो साइन का फंक्शन है, साइन आई और साइन आर का जो वैल्यू है वो N2 अपॉन N1 के साथ पास आउट है।
इसे आप कह सकते हो N1 साइन आई और ये N2 साइन आर के साथ। इसे भी आप लिख सकते हो N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर के साथ। और इसको अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर ही हम जानते हैं कि N इक्वल टू होता है C अपॉन B। अब ये आपके पास एयर है तो एयर में C और B बराबर हो जाते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरे वाले केस में C ग्रेटर हो जाएगा B से। जब C ग्रेटर हो जाएगा तो N2 की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। इसलिए लाइट जो है जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है तो वो क्या करती है, बेंड हो जाती है। और जब बेंड हो जाएगी, अब इसका रिफ्लेक्टर सबसे बढ़िया सॉलिड होते हैं और सॉलिड भी अच्छे रिफ्लेक्टर का काम करते हैं। और जबकि ये गिलास में ट्रांसपेरेंट होती है, गिलास में क्या होगा, देखिए पार्टिकल से टकराएगी और टकराने पर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो वेलोसिटी इसकी लेस होती है। इसलिए उसको इंडक्शन मीटर लगाया ताकि ये किसी मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, इंडेक्स। तो इसको बोलते हैं आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका कम हो गया, अब इसी को उन्होंने एक्सप्रेशन किया पूरा। अब इसमें क्या क्या किया है वो समझ लो। आसान थोड़ी है, कुत्ते की तरह भौंकते रहो। लौंडे समझते हैं कि हम जब कितने होशियार इंटेलिजेंट हैं। उन्हें क्या चाहिए, अपनी जैसी दवा चाहिए कि बस हमारी समझ में आ रहा है तो ठीक है, समझ में जब आएगा तो जानते हो। अब ये यहां से आई और ये यहां होके निकल गई और फिर यहां से फिर ये ट्रेवलिंग होकर सीधी निकल गई। तो देखो ये एयर थी और ये गिलास था और फिर ये एयर में आ गई। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, ये ए बी और ये सी और डी। ये इंसिडेंट एंगल आई है, ये आर है। और अल्टरनेट में देखें तो ये भी आर हो जाएगा और ये इमर्जेंट एंगल ई। अब नेचर डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, देखो दो मीडियम से पहले चेक कर ले। तो अब यहां से हमारे पास ये आई तो ये ट्रायंगल्स बनना है कितना, ये डी और ये आप इसे कह सकते हो सी डी ई। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास, वो ट्रायंगल है रेक्टेंगल, एक ये बनना और एक ये बनना है। आप कोई भी दो ट्रायंगल के बीच में अगर कोई तीसरी रे इंटरसेक्ट करती है तो वहां ये दोनं एंगल पॉइंट्स कैसे होते हैं, इंटीरियर एंगल आर इक्वल। जब किसी भी दो लाइन को कोई तीसरी रे काटती है तो ये एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो वो रूल यहां आ गया। तो देखो ये हमारे पास पहले वाले केस में आपके पास गई एयर से एयर टू गिलास। अब एयर टू गिलास में जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, साइन ये आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास n1 है, ये n2 और ये n1। तो ये आपका आ गया n2 अपॉन n। और फिर वो गिलास टू एयर गई तो इसका कितना हो जाएगा, साइन और ये r अपॉन साइन आई इज इक्वल टू n1 अपॉन n। अब इनका प्रोडक्ट कर लो दोनों का, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आई और ये n2 अपॉन n1 इंटू n1 अपॉन n2। तो देखो ये सब कट गए, तो 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। अब इसे बराबर करना है तो बराबर करने का तरीका क्या है, इसको कंपेयर करें। देखो भाई इसने ये कहा था कि जब भी वो एक या दूसरे मीडियम में जाएगी तो सबका प्रोडक्ट तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो फैक्टर है कि पहला जो हमारे पास काम आ रहा है तो वो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, आप इसको n2 1 भी कह सकते हो।
और दूसरा हमारे पास साइन आर अपॉन साइन आई आ रहा है, इसको आप 1 to 2 भी कह सकते हो। अब दोनों का प्रोडक्ट करा दो, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? देखो साइन आई अपॉन साइन आर और साइन आर अपॉन साइन आई, और ये n2 1 इंटू n1 2, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 इज इक्वल टू 2 1 इंटू n1 2 के साथ ये आ गया। तो इसमें ये सारी चीजें, ये कह रहा है एक नहीं हो सकते, इसमें 1000 मीडियम हो सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी होंगे। जब भी कोई ले आएगी तो देखो ये यहां से आएगी, ये ऐसे हो जाएगी, फिर 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 ऐसे हो जाएगी, और इस तरह से फिर ये ऐसे हो जाएगी और फिर ये ऐसे हो जाएगी। हर टाइम इसका चेंज हो गया। इन सबका रिलेशन निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये फिर 1 आ गया। तो जब भी आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे देखो, इसे n2 1 n3 2 n4 3 n5 4 इंटू n6 फिर 1, इन सब का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। और समझ इसे क्या है ये सब।